हाँ, तो प्यारे बच्चे, महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था, काइंड ऑफ सेंटेंस सीखे थे, टेंस के चार्ट के बारे में देखा था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था, ठीक है। और जो सेंटेंस है, जो वाक्य मतलब हर टेंस के अंदर बनते हैं, उनके फॉर्मेट को अपन ने देखा था, ठीक है। तो आज अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ये टेंस हमें क्या बताता है। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही क्या होता है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, ठीक है। यानी कि जिसमें कोई चीज़ फिक्स ना हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि मैं रोज़ पढ़ता हूं, तो मैं रोज़ पढ़ता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कब पढ़ता हूं, मैंने कब से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है ना, इस बात का हमें पता नहीं चलता है। यानी कि एक अनिश्चितता को मतलब दर्शाता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारी हैबिट होती है, हमारी आदत होती है, हमारा स्वभाव होता है, ठीक है। या फिर कोई मतलब डेली रूटीन की जो कोई क्रिया होती है, यानी जो अपन क्रिया बार बार करते हैं या हर रोज करते हैं, ठीक है। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वो भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। जैसे कि मतलब जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य जो है पश्चिम में छिपता है और पूर्व में उगता है, तो ये सारी सच्चाई है। यानी ये ऐसी घटना है जिनको अपन बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इन फैक्ट से हमें ये पता ना चले कि ये कौन सा टेंस है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन फैक्ट से, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हमारी आदत का कोई सेंटेंस आ जाए, या फिर डेली रूटीन का कोई सेंटेंस आ जाए, लेकिन फिर भी हमें ये पता ना चले कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो बच्चों, कुछ वर्ड है, ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ, इस टाइप के वर्ड मतलब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज, ठीक है। दूसरे सबसे बड़ी बात, किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा। तो बच्चों, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम आए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डज लगानी है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे आई, वी, यू, दे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, डू लगानी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर वर्ब की बात करी जाए, तो इसमें क्रिया का कौन सा रूप आता है, पहला रूप आता है, ठीक है। तो बच्चों, अब अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन यानी वर्ब का पहला रूप, उसके बाद उसमें एस या ईएस लगाना होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो वाक्य में हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो सूत्र के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, वह है, यानी क्रिकेट खेलता है लड़का है, तो ही, ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें V1 यानी क्रिया का पहला रूप चाहिए। तो इसमें काम देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, खेलता है, यानी खेलने की क्रिया हो रही है, तो प्ले, ठीक है। उसके बाद एस या ईएस। तो देखो बच्चों, एस या ईएस वाला मतलब एस या ईएस के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी ये बात आपको याद रखनी है कि अगर एस या ईएस का नियम हमें अगर लागू करना है, तो ये लागू कब होगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस चल रहा हो तब, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही एस या ईएस का नियम लागू होगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ना तो एस लगेगा, ना ही ईएस लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान से देखो, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसका मतलब क्रिया में क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कब एस लगता है और कब ईएस। तो ये ध्यान रखना कि यदि क्रिया के अंत में एस, डबल एस, सी एच, ओ, ओ एक्स, एस एच, अगर ये वर्ड आ रहे हैं, तो लगेगा ईएस। और अगर ये वर्ड ना आए, तो सिर्फ हमें क्या लगाना है, एस लगाना है, ठीक है। तो अब देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब क्रिया में एस या ईएस लगेगा। और लगेगा क्या, एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट में देखो ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, एस, डबल एस, सी एच, ओ, ओ एक्स, एस एच, ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। फिर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया खेलने की हो रही है, तो वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाक्य हो गया। एक वाक्य और देखो, मैं चाय पीता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, और वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, मैं यानी कि आई, ठीक है। फिर चाहिए V1 यानी क्रिया का पहला रूप। अब इसमें क्रिया देखो क्या हो रही है, पीता हूँ यानी पीने की क्रिया हो रही है, तो ड्रिंक, ठीक है। फिर एस या ईएस। अब एक बात फिर से मैं बताता हूँ, अब आई को आप ध्यान से देखो, आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है ना। तो ना ही एस लगेगा और ना ही ईएस लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। अब अपन को चाहिए ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर क्रिया पीने की हो रही है, तो वो क्या पी रहा है, चाय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा,
ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, 2 नंबर पे क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और मैंने मतलब आपको एक पैटर्न में बताया भी था, एक वीडियो में लेक्चर में आपको बताया था कि मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उनके जो सिंपल सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आती है, ठीक है ना। बाकी का जो फॉर्मेट है, यानी बाकी जो सेंटेंस बनते हैं उनमें सब में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस हमें कैसे पता चलता है, जब वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, वह जाता है, इसका मतलब लड़का है तो ही, ठीक है। फिर हमें चाहिए डू या डज। तो डू या डज के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज। फिर है नोट, तो नोट लगा दो। फिर V1 यानी क्रिया का पहला रूप चाहिए, तो इसमें काम देखो जाता है, यानी कि जानने की क्रिया हो रही है तो गो, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर जा रहा है तो कहाँ, बाजार है ना, तो बाजार इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो टू द मार्केट। ये लो हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। अब आप ये कह दो कि मैंने मतलब सिंगल सेंटेंस क्यों लिए, तो देखो बच्चों, मैंने सिंगल सेंटेंस इसलिए भी लिए हैं कि हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि डू और डज किसके साथ आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं वाक्य चाहे 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान हमें यही रखना है बाकी के सेंटेंस में कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी। मान लो मैं वह मतलब इस सब्जेक्ट की जगह अगर तुम कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, यू, और डज की जगह क्या आ जाता, डू, ठीक है ना। ये बस इतना ही होता है, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब अपन क्या लगा लेते, डू लगा लेते। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ली, डज ली, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की। तो प्रश्नवाचक वाक्य का जो मतलब फॉर्मूला है, उसमें क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान भी मैंने आपको बताई थी, ये क्या से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। लेकिन सूत्र के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, डू या डज चाहिए, और डू या डज हम किसके अनुसार लगाते हैं, यानी किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वाक्य में कौन है, मैं, और मैं यानी आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू, तो डू। फिर खुद आएगा सब्जेक्ट, तो आई, ठीक है। उसके बाद V1 यानी क्रिया का पहला रूप, तो इसमें काम देखो क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, खेलता हूँ, यानी खेलने की बात हो रही है तो प्ले, ठीक है। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है। ये वाक्य है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँ तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो नहीं लगाते, मतलब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आया, नहीं आया, क्वेश्चन मार्क आया, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगानी है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट को पहचानो, वे, है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट है वे, यानी कि दे, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू, ठीक है। फिर खुद आएगा, सॉरी, फिर खुद आएगा सब्जेक्ट, तो दे, ठीक है। फिर आएगा नोट, फिर आएगी V1 यानी क्रिया क्या हो रही है इसमें, नाचता है, यानी डांस। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य को आप गौर से देखो तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो लास्ट में बचा क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसी वाक्य को एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो डू आई 3 नंबर पे यहाँ पे क्या लग जाता, नोट लग जाता, और कुछ नहीं है, यानी कि डू आई नोट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। अब अपन लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वो है WH वर्ड सेंटेंस। अच्छा, WH वर्ड सेंटेंस की मैंने आपको पहचान क्या बताई थी कि कुछ वर्ड हैं जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी। इंग्लिश में बात करी जाए तो वाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे WH वर्ड ही तो है, तो वो कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनको बाहर निकालो। ये देखो WH वर्ड कौन है, कहाँ, हमें सबसे पहले WH वर्ड चाहिए, और वाक्य में WH वर्ड कौन है, कहाँ, तो इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो वेयर, ठीक है। उसके बाद चाहिए डू या डस, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह रहती है, लड़की है, तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डस। फिर खुद सब्जेक्ट आएगी शी, ठीक है। फिर आएगा V1 यानी क्रिया का पहला रूप, अब इसमें काम क्या हो रहा है, रहती यानी रहने की क्रिया हो रही है, तो लिव, ठीक है।
फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अब वो रह रही है तो कहाँ रहती है, ये मतलब ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो बचा क्या लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही कंप्लीट होता है। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना भी हार्ड नहीं है, बस इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो, जरूर सीख जाओगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।